हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सटर्नल सेक्टर्स कि एक्सटर्नल सेक्टर्स के रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट्स आई हैं टिल फरवरी 2022। तो वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली द बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हम करते हैं, कितना इंपोर्ट हम करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है वो कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड होती है इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेसिक सा पहले मैं थोड़ा बेसिक कवर करूंगी कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके मेन अकाउंट्स क्या है, जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्ड होती है इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन डिसइक्विलिब्रियम क्यों हो जाता है इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन उसके बाद हम जो लेटेस्ट अपडेट्स है टिल फरवरी 2022 रिगार्डिंग द एक्सटर्नल सेक्टर्स तो वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट मैं हमको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपने क्या करना है, शेयर करना है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक ऑल्सो। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर्स दूंगी। एंड अगर आपको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपने क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप विजिट करोगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर्स अपडेट्स टिल फरवरी 2022। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो एक्सपोर्ट एंड दूसरा इंपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट में क्या हो जाता है कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं एंड वो चीज़ इंटरनेशनली सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो जो हम इंडिया से बनाते हैं और बाहर कंट्री भेजते हैं तो वो चीज़ आ जाती है एक्सपोर्ट में, है ना। इंपोर्ट क्या हो जाता है कि बाहर की कंट्री से कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री के अंदर आ रहे हैं तो वो सारी चीजें आ जाती हैं अंडर इंपोर्ट। तो इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों रिलेट करती है ट्रांजैक्शन से, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। यहां पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से डील करते हैं हम, है ना, कि कितना अमाउंट जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहा है बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से डील होती है। एंड इंपोर्ट जब हम करते हैं तो हमारी कंट्री के रेसिडेंट डील कर रही है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी आ जाती हैं इंपोर्ट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो कि आपको प्रोवाइड करती है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितना भी कैपिटल फ्लोज होता है या इनफ्लो हो रहा है, हमारे कंट्री के अंदर इनफ्लोज आ रहा है, पैसा आ रहा है, या हमारे कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगी इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आया? एक डेफिनेशन जो कोई भी न्यू एस्पिरेंट्स होगा, कोई न्यू बच्चा होगा तो उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। जब तक हम बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं समझेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एक्सटर्नल सेक्टर्स में क्या क्या अपडेट्स हैं टिल फरवरी 2022। तो बेसिक सी चीज़ मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ, उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, देन यहाँ पे सेकेंड थिंग आ जाता है हमारा कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होता है। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे हैं तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, द ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल, ओनरशिप और टाइटल
ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर मनी या फिर असेट। जब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात आ जाती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी और एसेट्स, तो वो चीज आ जाती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ये भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे हमने कितनी सारी बातें करी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक हम कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करती है कि हमारे कंट्री के अंदर कितना एक्सपोर्ट हो रहा है एंड कितना इंपोर्ट हो रहा है, एंड दैट डायरेक्टली रीड्स टू दी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, समझ में आया? ये हमने देख लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर्स कहते हैं। देन हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो इंपॉर्टेंट जो अकाउंट हम कहते हैं वो कौन सा है? ओके, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इट शोज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, है ना, शोइंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, द ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, है ना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, किसकी ओनरशिप, वेदर गुड्स या सर्विसेज या मनी या फिर असेट्स। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी कॉल्ड इट एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितनी भी मनी इनफ्लो हमारे कंट्री के अंदर आ रही है एंड आउटफ्लो जो हमारे कंट्री से बाहर जा रही है, तो वो सारी चीज की एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनी हुई रहती है। वो चीज कहां पे होती है? इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। जो मैंने, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इन इजी वे मैंने आपको इससे पहले समझाया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स की तरफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो अकाउंट है, आप सब लोगों को पता होगा, बट फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ हम कह देते हैं। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या हो जाता है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करती है? हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री with the rest of the world। ठीक है, कैपिटल अकाउंट वो हो गया हमारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंपॉर्टेंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट की जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करती है इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि कोई मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया है? इंडिया के अंदर आके इंडिया में से एक यूएस ट्रेडमार्क परचेज किया है। ठीक है, फॉरेन ट्रेडमार्क परचेज किया है, तो वो चीज कहां पे आ जाएगी? अंडर कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यूएसए की कोई कंपनी है जो कि इंडिया में आके परचेज कर रही है क्या? फॉरेन ट्रेडमार्क, तो वो चीज कहां पे रिकॉर्ड होगी? कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि हैपेंड होता है विद एन एंटिटी ऑफ आवर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का इंडिकेटर है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के हेल्थ के बारे में आपको बता सकता है। दैट इज करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड ये बेसिकली क्या करती है? इट रिकॉर्ड्स द सम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स द सम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पे हमारी ट्रेड की बात हो रही है, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो यहां पे हम एक्चुअली क्या कैलकुलेट करते हैं? करंट अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा? जो चीज ट्रेडिंग वर्क हम कर रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यहां पे आ जाएगा एक्सपोर्ट हमने कितना किया है माइनस इंपोर्ट। तो वो जो चीज है
वो कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगी? अंडर करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम फॉर एन एग्जांपल अगर हम कहें तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आ जाता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी पेमेंट्स है वो भी चीज आ जाएगी अंडर करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही वो चीज रिकॉर्ड होती है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, वेदर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद हम चल लेते हैं अपना एक कंप्लीट पेज जहां पे आपको हर एक चीज दिखेगा कि करंट अकाउंट में क्या आ जाता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाता है। ठीक है, हमने करंट अकाउंट डिस्कस किया कि एक्चुअली करंट अकाउंट क्या है। बेसिकली करंट अकाउंट क्या है कि जहां पे सम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम करते हैं, कितना हमने इंपोर्ट किया है हमारे कंट्री में, कितना इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज आया है एंड हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली प्रोवाइड किया है ना। तो वो चीज आ जाएगी अंडर करंट अकाउंट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज सम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? ये हर एक चीज रिकॉर्ड करती है, ऑल दी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड। ठीक है, तो अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट इंक्लूड्स टू थिंग, दैट इज विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। अगर हम विजिबल आइटम्स की बात करते हैं तो विजिबल आइटम्स बेसिकली जो चीज हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं फिजिकली, जिसका अपीयरेंस है ना, विजिबल आइटम जिसके अंदर आ जाता है। अगर हम गुड्स की बात कर, गुड्स विजिबल आइटम्स के अंदर क्या आ जाता है? गुड्स, जो चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं, है ना, तो वो चीज आ जाती है अंडर क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर्स, गोल्ड, जो डे टू डे लाइफ में आपको यूज होता है। विजिबल आइटम दैट इज इंपोर्ट, आपने कितना किया है माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, देन कम्स आ जाता है हमारा इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स इन द सेंस कि हमें बस किसी चीज की फील होती है, फॉर एन एग्जांपल सर्विसेज, हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं, है ना। तो इनविजिबल आइटम्स के अंदर क्या हो जाता है हमारा सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स। ठीक है, उसके अंदर हमारा इनकम भी आ जाता है। इनकम इन द सेंस कि हमने बिजनेस किया है, हमने इन्वेस्टमेंट किया, उससे हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट हमें कितना आ रहा है उससे, एंड डिविडेंड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट हमें कितना आ रहा है, जो चीज देनी पड़ती है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, डिविडेंड हम उसे कहते हैं। तो इनकम के अंदर क्या आ जाता है अंडर इनविजिबल आइटम्स? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। एंड ट्रांसफर के अंदर क्या आ जाता है हमारा? रेमिटेंसेस, जो बाहर से आ रहा है या आप किसी देश को दे रहे हो। ठीक है, डोनेशंस जो बाहर से आ रहा है या आप किसी कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हो, गिफ्ट्स। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं अंडर इनविजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन दी करंट अकाउंट। ठीक है, अगर हम कैपिटल अकाउंट्स की बात करते हैं, नेक्स्ट चल जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स। अगर हम कैपिटल अकाउंट्स की बात करते हैं तो यहां पर आ जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, इन्वेस्टमेंट आ जाता है हमारा एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मान लो हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन कंपनी को है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है कैपिटल गुड्स के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो चीज हो जाती है एफडीआईज। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड सेकंड हमारा आ जाता है FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो बाहर की जो कंपनीज है, बिग बिग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, वो हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो वो सारी रिकॉर्ड्स कहां पे आ जाएगी? कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। ठीक है, देन कम्स हमारा लोन। लोन, गवर्नमेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, जो भी हमारी गवर्नमेंट जो लोन लेती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, तो वो चीज क्या हो जाती है, कहां पे रिकॉर्ड होती है? अंडर कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको कहती हूँ पैंडेमिक का ही एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि पैंडेमिक जो हमारा चल रहा है अभी, तो हमारी इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही है ना। अगर हम 2021 की बात करते हैं, बट ड्यूरिंग पैंडेमिक अगर हम 2020-21 की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो गया था? लॉकडाउन के टाइम पे हमारे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं था।
बट खर्चे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे, है ना। तो उस टाइम पे क्या हमारे गवर्नमेंट ने बोरो किया मनी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, या फिर हम इंटरनेशनली बोल सकते हैं। तो वो जो गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री के लिए बोरो किया कि ताकि हमारे कंट्री के अंदर वो खर्च कर सके, एक्सपेंडिचर कर सके, एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च कर सके, तो वो चीज़ हमारी कहाँ रिकॉर्ड होगी? इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री के अंदर, या फिर लोन्स, गवर्नमेंट के लोन्स। एंड थर्ड कम आ जाता है हमारा बैंक अकाउंट। जो एनआरआईज हैं, भले ही इंडिया के रेसिडेंट है बट वो बाहर कंट्री में बहुत ज़्यादा दिन तक रह रहे हैं, मान लो 183 to 200 डेज के लिए बाहरी एक फाइनेंशियल ईयर तक रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनआरआईज, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। भले ही इंडिया के हैं बट वो बाहर कंट्री में रह रहे हैं एंड बहुत काफ़ी दिनों से इंडिया के अंदर नहीं आए हैं। क्यों गए हैं? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादातर लोग जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कहाँ पे आएगी? अंडर कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सिस्टमैटिकली मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेन अकाउंट्स क्या है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या कवर करती है, करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया इन डिटेल, है ना। अब हम चलते हैं, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हमारे कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, नॉर्मली सारे कंट्री के होते हैं, तो इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है? तो पहले देख लेते हैं दैट इट मॉनिटर्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। नॉर्मल सी बात है, अगर हमारी कंट्री के अंदर हम मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो हमें देखना है ना कि हमारी कंट्री जो है बाहर से कितना पैसा हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है, इनफ्लोज, एंड हमारे कंट्री से कितना पैसा जा रहा है इंटरनेशनली। तो वो चीज तो मॉनिटर करनी ही पड़ेगी, कितना इनफ्लो आ रहा है, कितना आउटफ्लो हमारे कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंस है, दैट इज इट मॉनिटर्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। देन सेकंड वी हैव फोरकास्ट बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हमने कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट की बात की, है ना। तो करंट अकाउंट में के अंदर क्या हमें मालूम पड़ जाता है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ आपको पता चल जाता है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, डेवलपमेंट्स क्या है, उसके थ्रू आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। देन थर्ड आ जाता है हमारा हेल्प्स इन रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नॉर्मल सी बात है कि किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री क्या चाहेगी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें ना कि इंपोर्ट, है ना, ताकि जो भी हमारा पैसा जो है वो हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा पैसा आए, ना कि कंट्री से बाहर जाए। तो यहां पे क्या हो जाता है? हेल्प्स इन रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि ये हमें हमेशा सोचना चाहिए कि एक्सपोर्ट हमारा हमेशा ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। हम जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, बाहर कंट्री इंटरनेशनली परचेज सेल कर रहे हैं, तो उससे हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादा पैसा आना चाहिए, इनफ्लोज ज़्यादा होना चाहिए ना कि आउटफ्लोज, है ना। देन कम्स हमारा क्लैरिफाइज फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन। फॉरेन एक्सचेंज, मान लो गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज सेल कर रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वहाँ हो रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज, हम इंडिया से जब बाहर कुछ कंट्री बेचते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो बाहर कंट्री में क्या रुपीस चलती है? नहीं, वहाँ डॉलर चलता है। तो वो भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को भी सस्टेनेबल रखना है टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ना कि डिसइक्विलिब्रियम। तो एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर बाहर कंट्री से कुछ यहाँ पे हो रहा है तो बाहर के कंट्री मान लो क्या चलता है, फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स, तो क्या इंडिया में डॉलर्स चलेगा? नहीं। फिर हमें बैंक से क्या करना पड़ेगा? रुपीज परचेज करना पड़ेगा, रुपीज को, पैसा को खरीदना पड़ेगा इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर मैं कोई बाहर कंट्री की हूं तो, है ना। वो चीज हो गई। देन हमारा आ जाता है असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाती है फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ हो हमारे कंट्री के अंदर, तो वो भी चीज आती है अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट को कितना हो रहा है, क्या पॉलिसीज, अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्कीम्स होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो एक्सीड करे इंपोर्ट से।
तो ये जो है इंपॉर्टेंस है ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। देन हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम भी हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम इन द सेंस कि जहां पे हमें देखने को मिलता है इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से, है ना, पैसा हमारे कंट्री के अंदर जितना आ नहीं रहा है उससे ज्यादा वो बाहर जा रहा है। तो कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जहां के इंपोर्ट एक्सीड्स दी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सीड्स दी एक्सपोर्ट। हम गुड्स एंड सर्विसेज बना के बाहर जितना नहीं बेच रहे हैं उतना हमारी जो कंट्री है वो इंटरनेशनली खरीद रही है दूसरे कंट्री से। तो खरीदना मतलब क्या हो जाता है, हमारे कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है। तो ये एक अनफेवरेबल है इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड की बैलेंस ऑफ ट्रेड बात करते हैं जहां पे एक्सीड हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से। देन कम्स हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी कंट्री चाहेगी कि हमारी कंट्री डेवलप करे, ग्रो करे। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमें करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे कंट्री के पास रिजर्व्स नहीं है, जैसे कि हमें ज़्यादातर डेफिशिएंट हमें हमारी कंट्री देखना पड़ता है ना, डेफिसिट होती है जहाँ पे रेवेन्यूज जो है वो कम कलेक्ट होती है गवर्नमेंट के पास एंड एक्सपेंडिचर खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अगर हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने हैं तो हमें दूसरे कंट्रीज से फंड्स बोरो करने पड़ेंगे, स्किल्ड मैन पावर, कैपिटल्स, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। हम क्या कर रहे हैं, ये जब हम बोरो करते हैं किसी से फंड्स लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक लाइबिलिटी ही है हमारे ऊपर कि हमें उसको बाद में पे करना है। तो ये भी एक कॉज है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जी जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी वैसे वैसे हर एक फैक्टर में आपको बहुत ही देखने को मिलेगा। अगर महंगाई बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं अंडर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट आपके हर एक सेक्टर्स में देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये चीज़ है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। ओके जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ से ही एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेरोज़गार हो जाते हैं लोग। जब बेरोज़गार लोग हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इनकम भी नहीं मिलता है लोगों को ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरी कर सकें। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी एक कॉज है ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है, जो लोगों को मिलना चाहिए वो ज्यादा नहीं मिल पाता है। जो भी हमें पैंडेमिक में भी एक ऐसा सिचुएशन देखने को मिला जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। देन कम्स हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इन दिस सेंस, मैं विद एन एग्जांपल अगर मैं आपको बता सकती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कैसे कॉज करती है हमारे डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब हमारे कंट्री में, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है ना, जब हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बन के बाहर कंट्री ज्यादा जाता है ताकि हमारे कंट्री के अंदर पैसा आए। तो वो चीज, इस एक्सपोर्ट क्यों ज्यादा हुआ, हमारे सरकार ने कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई, स्कीम्स बनाई, प्रोग्राम्स हमने चलाए कि हमारे कंट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा, प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिले, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हुआ एंड वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली भी बहुत अच्छे कॉस्ट में बिक रही है इंटरनेशनली, है ना। तो वो चीज़ बार बार हो हमारी कंट्री का, ऐसा नहीं हो कि एक बार हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लिया उसके बाद दूसरे साल अगर हम देखें तो इम्पोर्ट जो है हमारी कंट्री में ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सपोर्ट को मेंटेन रखने के लिए कि हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो हमेशा, तो क्या क्या प्रोग्राम्स बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये चीज आ जाती है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में। फॉर एन एग्जांपल, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अगर हम नेगेटिव वे में देखें तो अगर इंपोर्ट हो रही है तो बार बार ही इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे हमारे कंट्री में क्या होना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, फॉर एन एग्जाम्पल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैंने दोनों बता दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है वो निभा रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के ऊपर, जैसे कि हम जिसको अपने दादा दादी, नाना नानी बोलते हैं, ठीक है। तो
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके तरफ वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अब यही चीज़ मेरे जो बच्चे होंगे या मैं होंगी अपने पेरेंट्स की बच्ची, तो मैं भी ये चीज़ फॉलो करूंगी कि हाँ, मेरे जो पापा मम्मी है वो मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो वही चीज़ मैं भी, कहीं मेरी शादी अगर दूसरी जगह होगी तो मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूंगी। मेरे भी जो इन लॉज होंगे मैं भी उनको बहुत अच्छे से उनका देख रेख करूंगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनका उठाऊंगी। तो ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है कि इंपोर्ट हमारे कंट्री में ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब ये चीज़ आ जाती है तो ये भी एक कॉज है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन नेचुरल फैक्टर्स इन द सेंस की फ्लड्स आ जाता है, ड्राउट्स हो जाते हैं। तो इस टाइम पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज़्यादा नहीं बिकते हैं, इंपोर्ट हमें ज़्यादा करना पड़ता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, फंड्स बोरो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि एक डिसइक्विलिब्रियम है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्फ्लेशन, महंगाई तो है ही, सोर्स ऑफ इनकम महंगाई, हर दिन पर दिन अगर हम देखें तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती रहती है। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा, उनका इनकम इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ती रहती है। तो ये भी एक कॉज है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हमारे कंट्री के अंदर हम महंगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं डोमेस्टिकली, तो ये जो प्रोडक्ट इंटरनेशनली जब बिकेगा तो वो भी तो महंगा ही बिकेगा, ताकि जो भी बनाने वाला है, जो भी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उनको भी एक प्रॉफिट अचीव हो। तो इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि कॉज है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन ह्यूज एक्सटर्नल बोरोविंग्स, नॉर्मल सी बात है, एक्सटर्नल बोरोविंग्स, जब हमारी कंट्री के अंदर पैसे का कमी हो जाता है, फंड्स की कमी हो जाती है, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है डिफरेंट कंट्रीज से इंटरनेशनली, जिसको हम एक्सटर्नल बोरोविंग्स कहते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, पैंडेमिक के टाइम पे ऐसा भी कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है तो हमारी गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू फंड्स की कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी एक कॉज है ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन हमारा आ जाता है पॉलिटिकल कंडीशंस, जो हमारी कंट्री जो हमारी डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ की जो सरकार है, डिफरेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट की जो सरकार है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो उनके क्या पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो ये भी एक कॉज है। कभी कभी पॉलिटिकल कंडीशंस भी एक फैक्टर हो जाती है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डिसइक्विलिब्रियम को हटाने के लिए, इस गैप को मेंटेन करने के लिए क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, डिफरेंट मेजर्स अपनाती है। जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, एक्सपोर्ट में क्या ऐसी चीज़ें प्रोडक्टिविटी करें कि हमारा एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी एक्सेस है, वो ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, हमने डिसइक्विलिब्रियम क्यों अराइज होता है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी सारी चीजें हमने देख ली। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपडेट्स एक्सटर्नल सेक्टर्स में क्या अपडेट्स हैं टिल February 2022। ठीक है, एक बेसिक सा डेफिनेशन मैंने आपको हर एक चीज का बता दिया ताकि आपको आगे समझने में कोई मुश्किल ना हो। ओके, तो एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करते हैं कि हमारे कंट्री में रिजर्व्स हमारे कंट्री में कितना हुए हैं, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितना हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है ड्यूरिंग दी लास्ट ईयर, अगर हम 2021-22 की बात करेंगे तो। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले साल 2021 के 21-22 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट एक्सीड्स दी इंपोर्ट्स, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा बिके हैं, ना कि इम्पोर्ट। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, है ना। पैंडेमिक के बाद से इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल कंट्री, हम कह सकते हैं इज द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक इन दिस 3 years वी कैन से। उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है, एक्सपोर्ट का। तो लेट्स सी, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रीबाउंडेड स्ट्रांगली एंड सरपास्ड प्री कोविड लेवल्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22, जहाँ पे एक्सपोर्ट का फंक्शन बहुत ज़्यादा, हमारे कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा आया है बाहर से, ना कि इंपोर्ट हुआ है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, हमारी इस बार बजट सेशन की अगर हम बात करते हैं या फिर इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो एक्सपोर्ट में अब वो क्या इंक्लूड कर रही हैं, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम।
ठीक है, PLI स्कीम। तो जितनी भी सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसके बाद रिटेलर्स को, उसके बाद टू दी फाइनल कंज्यूमर्स को, एंड हमारी ही कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट भी होगी इंटरनेशनली। तो हर एक चीज में आप कौन सी स्कीम उन्होंने प्रमोट कर दिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये भी एक स्कीम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, एक प्रोग्राम है कि इससे क्या होगा, इस स्कीम के हेल्प से क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो और स्ट्रेंथेंड होगी और मजबूत होगी, एंड एक्सपोर्ट हम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड अभी इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट हमारे इंडिया में बहुत, इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। तो इस चीज़ को और स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है, बेसिकली टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मेन एम अगर हम कह सकते हैं तो यही है, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। एंड सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर अभी हो रहा है हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो अभी इसी चीज़ पे हो रहा है, ताकि हमारी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलप करे, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका असर दिखे, ताकि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बिके, हमारे कंट्री के अंदर भी प्रॉफिटेबल हो, एंड हम इंटरनेशनली भी अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। अगर हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करी, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर और द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ राइस, व्हीट, मीज, पल्सेस। तो ये भी आ जाती है अंडर एक्सटर्नल सेक्टर्स, है ना। There are significant pickup in net services with both receipt and payment crossing the pre-pandemic level despite weak tourism revenues। अभी तक के अगर सेशन की बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कम देखने को मिला है तो कहाँ से मिला है, टूरिज्म से, टूरिज्म सेक्टर से। टूरिज्म सेक्टर इन दी सेंस, तो ये लाजमी सी बात है कि टूरिज्म सेक्टर इन दिनों बंद ही था। अगर 3 साल की बात करते हैं ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो हर एक चीज़ बंद पड़ी थी लॉकडाउन में। लोग यहाँ से कहीं और नहीं जा पा रहे थे, दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में नहीं आ पा रहे थे। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन ये चीज़ मेंशन की गई है कि टूरिज्म सेक्टर से जो है वहाँ से बहुत कम रेवेन्यू जो है हमारे कंट्री के अंदर आया है। ठीक है, बट एक्सपोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है ड्यूरिंग 2021, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्टर हमारी कंट्री के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और 9.2% कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हमें देखने को मिला इन दी जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिला, दैट इज 9.2%, है ना। ये आ जाता है हमारा एक फिगर है जहां पे आपको मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कि कितना टोटल एक्सपोर्ट हुआ है हमारी कंट्री से बाहर। ठीक है, ये हम 2019-20 की बात यहां की जा रही है। 1 मिनट, यहां पे बात की जा रही है 2019-20 की, जहां पे आपको 80% कितना एक्सपोर्ट हुआ है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यूएसडी बिलियन मतलब 80% हम कह सकते हैं। बट क्वार्टर 2021-22 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक हाई इंक्रीमेंट देखने को मिला है, सीधा 80% से 120% चला गया। तो ये एक पॉजिटिव ग्रोथ है फॉर आवर कंट्री, है ना। अगर हम POL एंड PQL, POL एंड नॉन POL, POL एंड नॉन POL क्या हो जाता है, पेट्रोलियम, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स। POL पेट्रोलियम, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स की हमारी कंट्री से कितना एक्सपोर्ट हुआ है, तो ये भी चीज़ एक डाटा में मैंने मेंशन कर दिया। अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ग्रोथ, एक इंक्रीमेंट देखने को मिली है, दैट इज 80% का। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं पेट्रोलियम, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स का। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं नेट कैपिटल फ्लोज कि कितना कैपिटल हमारे कंट्री के अंदर आया है एंड कितना कैपिटल हमने बाहर कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बाहर कंट्री को प्रोवाइड किया है। ठीक है, द नेट कैपिटल फ्लोज वेर हायर एट $65.6 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22। पहले हाफ मतलब फर्स्ट क्वार्टर में आपको कितना देखने को मिला इंक्रीमेंट, $65.6 बिलियन USD। एंड ये चीज कहां से हुई है, एक्सपोर्ट से, एक्सटर्नल सेक्टर से जो हम बात कर रहे हैं, एज कंपेयर टू इंपोर्ट।
ठीक है। देन रिवाइवल इन दी नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स, हायर बैंकिंग कैपिटल एंड एडिशनल SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो इसके थ्रू मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे कंट्री के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन हमें देखने को मिला है इंटरनेशनली। हमारे कंट्री के पास एक हेल्दी रिजर्व्स हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने मेंटेन करके रखा है ना, ताकि इस 2021-22 की बात करते हैं कि हमारे कंट्री के गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं करनी पड़ी है इंटरनेशनली। क्यों? क्योंकि 2021-22 में हमारी कंट्री ग्रो कर रही थी, डिफरेंट सेक्टर से प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो गई, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनने लगे एंड जाने लगे टू डिफरेंट टू फाइनल कंज्यूमर्स, है ना, एंड इंटरनेशनली भी। तो ज़्यादा हमारी कंट्री को बोरोइंग भी करनी नहीं पड़ रही है। एंड लास्ट वन, एज द एंड ऑफ नवंबर 2021, अगर हम नवंबर 2021 की बात करते हैं, इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। इंडिया का क्या पोजीशन है अगर हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करते हैं? रिजर्व, हमारे कंट्री के पास एक अच्छा रिजर्व स्टॉक एज मेंटेन्ड रखा गया है इन 2021, एंड इट इज कॉल्ड द 4th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व होल्डर। अगर हम चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड के बाद, चाइना पहली कंट्री है, जापान दूसरी कंट्री है एंड तीसरी कंट्री है स्विट्जरलैंड, उसके बाद हमारी कंट्री है 4th पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। ओके, अगर हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी हुई है, तो मैं आपको फुल डाटा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट हम करते हैं इंडिया से, कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाती है, टोटल 10 प्रोडक्ट्स है। दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्ल प्रीशियस, ये हो गया हमारा आयरन एंड स्टील, ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स, गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी इक्विपमेंट्स, अल्मोनियम, प्रोडक्ट्स ऑफ अल्मोनियम, देन प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, मराइन प्रोडक्ट्स। टोटल आपके 10 प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होती हैं इंटरनेशनली। अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो यहाँ आप मिला लो 20-21 एंड 21-22 की। पहले 20-21 की बात करते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 8.8% था, बट उसमें भी एक इंक्रीमेंट, एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, सीधा 8.8 से 14.9 इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देन हम प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं जो जहां पे 5.6 था 2020 में, वहां 21-22 में सीधा 6.8, यहां भी एक ग्रोथ देखने को मिला है हमें, पॉजिटिव ग्रोथ, है ना। देन आयरन एंड स्टील जहां पे 4.4 था वहां पे 6 हो गया है। यहाँ पे हमारा ड्रग फॉर्मुलेशन में एक डिक्लाइनेशन देखने को मिला है, दैट इज 7.1, जहां पे 2020-21 में, वहां पे 21-22 में 4.7 हो गया है, डिक्लाइनेशन देखने को मिला है। देन डिफरेंट जितने भी सारे प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज हैं, टोटल अगर हम लास्ट देखते हैं तो मराइन प्रोडक्ट्स हो गया, 2.3 था वहाँ पे 2.0 हो गया है, 2 था 2 हो गया है, 2.1 था 2.3 हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। तो आफ्टर द क्लास इन डिटेल मैं आपको PDF मेंशन कर दूंगी, आप PDF के द्वारा आप इसे देख सकते हो, ठीक है। देन कम्स हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हम पैंडेमिक की बात करते हैं तो सारे सेक्टर्स में डिक्लाइनेशन देखने को मिला था, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, बट एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक भी इसमें एक एक्सपेंशन देखने को मिला था। यही एक ऐसा सेक्टर है कि जो चल रहा था, है ना। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोले, सर्विस सेक्टर बोले, तो हर एक सेक्टर बंद पड़ गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बट एग्रीकल्चर सेक्टर से ही लोगों का लाइवलीहुड, लोग जी रहे थे, उनके सोर्स ऑफ लिविंग जो था उनको मिल रहा था, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन थी, बेसिक नीड्स जो है वो इससे पूरे कर रहे थे, है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ड्यूरिंग दी पैंडेमिक ऑल्सो इसका कंट्रीब्यूशन रहा है 3.4 to 4% ड्यूरिंग दी पैंडेमिक। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अब डिजिटलाइजेशन लाने की बात हो रही है, हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम, मेजर ले रही है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एक्सपोर्ट को जो है वो और बढ़ावा देने के लिए और प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है बेसिक प्रोग्राम्स, पॉलिसीज अपना रही है। तो हम 2020-21 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है, जहाँ पे 2019-20 एंड 20-21 में जहाँ पे 35.6% जो है एक्सपोर्ट हो रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट इज वीट, राइस, मीट, पल्सेस जो भी है, तो यहाँ पे 35.6% से सीधा 41.9% की इंक्रीमेंट देखिए, ग्रोथ ऑफ 17.7
ड्यूरिंग 2019-20, अगर हम 21-22 की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर 2020 में 25.2% था, बट एक हायर ग्रोथ देखने को मिला है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, दैट इज 2021 एट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 25 से सीधा 31% का ग्रोथ, अ ग्रोथ ऑफ 23.2%। तो ये भी एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है इन द इंडियन इकोनॉमी। एंड एग्रीकल्चर जो सेक्टर से हर साल इतना एक्सपोर्ट होती है हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली, है ना, तो ये भी एक पॉजिटिव है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। देन टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, यहाँ पे मैंने आपको ये भी मेंशन किया है कि टॉप 10 ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे इंडिया से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं। पहला हो जाता है यूएसए, दैट इज 18.4%, 18.4% इंडिया से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जाता है, यूएसए एक्सपोर्ट होता है। देन यूएई सेकंड पे, यूएई में 6.6% का एक्सपोर्ट जाता है, इंडिया एक्सपोर्ट करती है इंटरनेशनली। देन थर्ड हमारा चाइना, चाइना दैट इज 5.9%, ठीक है। देन बांग्लादेश, बांग्लादेश 3.5%, हांगकांग, सिंगापुर दैट इज 2.8%, 2.8%। हांगकांग एंड सिंगापुर दोनों का सेम परसेंटेज है, 3.5% एंड 2.8% एंड 2.8%, हांगकांग एंड सिंगापुर इंडिया से एक्सपोर्ट होती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन नीदरलैंड, यूके 2.6%, 2.6%, एंड लास्ट वन वी हैव बेल्जियम एंड जर्मनी 2.4 एंड 2.3। तो टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है अगर हम 2021-22 की बात करते हैं, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू नवंबर, ठीक है, कि इंडिया से एक्सपोर्ट होती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो तो हमने बात कर लिया एक्सपोर्ट का, बट हमारे कंट्री में भी कितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आते हैं, हमारी कंट्री कितना परचेज करती है दूसरे कंट्री से। तो टोटल इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो लेट्स सी, यहाँ पे है टोटल 10 इंपोर्ट कमोडिटीज जो इंडिया के अंदर आती है, बेसिकली कितना परसेंटेज आती है यहाँ पे भी मेंशन किया गया है आपको। पेट्रोलियम, गोल्ड, पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्ल, प्रीशियस, कोल, कोक, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, रॉ मटेरियल्स। तो ये टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिया गया है 2021 एंड 2021 एंड 21-22 का, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टिल नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अगर हम लास्ट की बात करते हैं दैट इज प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स की, तो 2020-21 की बात करते हैं तो कितना प्लास्टिक एंड रॉ मटेरियल्स हमारे कंट्री में इंपोर्ट हुआ था 2.4, बट 21-22 की बात करते हैं तो कितना इंपोर्ट हुआ है रॉ मटेरियल्स प्लास्टिक, दैट इज 2.5, 1% का इंक्रीमेंट। तो इंपोर्ट हमें, हमारी कंट्री के में क्या कहना है हमारी सरकार का कि हमें एक्सपोर्ट को और स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है कि हम इंपोर्ट को कम कर सकें एंड एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, देन आ जाता है हमारा टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज, कहाँ से इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आती हैं। दैट इज चाइना, हमें पता है चाइना का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर, 15.5%, यूएई 7.3, यूएसए 7.2, सऊदी अरेबिया 5.0, देन इराक 4.9, देन स्विट्जरलैंड, हांगकांग 4.7, 3.2, then we have Indonesia, Singapore and South Korea 2.9, 2.9, 2.9। ये तीनों से इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया से कितना इंपोर्ट होता है, 2.9% का। तो ये टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेस है जहाँ पे इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आती हैं, ठीक है। एंड मर्चेंडाइज ट्रेड, अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, टोटल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये भी एक लिस्ट मैंने आपको दे दिया है इन डिटेल। यहाँ पे टॉप 13 to 14 कंट्रीज है, यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल, तुर्की, नीदरलैंड, यूके, इटाली, कोरिया, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, स्विट्जरलैंड एंड लास्ट वन वी हैव चाइना। तो टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड आपको इस चार्ट में देखने को मिला कि टोटल इन द फ्रॉम द 2021 एंड 21-22 का यहाँ पे इन डिटेल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है।
ये हमारा इंपोर्ट का हो गया है एंड ये जो है हमारा एक्सपोर्ट का चार्ट है। ठीक है, तो आप देख लेना इन दी पीडीएफ, हर एक चीज मेंशन किया गया है एंड ये इन डिटेल इन डेप्थ मैंने आपको हर एक चीज मेंशन कर दिया अब टिल फरवरी 2022 द एक्सटर्नल सेक्टर से ये सारी चीजें अपडेट की गई थी। तो कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप मुझे कमेंट करके पूछे, मैं आपको आंसर दूंगी। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।